नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस और उसके साथ में ग्रासलैंड और अदर जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनके बारे में है। दोस्तों, अगर हम पूरे वर्ल्ड में माउंटेन रेंजेस को देखें तो मैंने आपको बताया था कि माउंटेन कई टाइप के होते हैं। जैसे फोल्ड माउंटेन होते हैं जो दो प्लेट के कन्वर्जेंस पे बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन होते हैं जब प्लेट डाइवर्ज करते हैं तब बनते हैं। और वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जो वॉल्केनो के इरप्शन के कारण बनते हैं। तो हम अपना अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो जो ब्रिटिश कोलंबिया है दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया जो है ये कनाडा का वेस्ट प्रोविंस है। तो कनाडा के वेस्ट में पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ का एक राज्य है। इसको हम लोग सी ऑफ माउंटेन्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स मिलते हैं सी के किनारे। ठीक है, तो ब्रिटिश कोलंबिया इज कॉल्ड सी ऑफ माउंटेन्स। ये यूपी पीसीएस में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है कि सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। उसके बाद हाईएस्ट पीक्स ऑफ वर्ल्ड आर मोस्टली फाउंड ऑन यंग फोल्डेड माउंटेन्स। दोस्तों, जितने भी वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स हैं सब जो वर्ल्ड के फोल्डेड माउंटेन्स पे ही, वर्ल्ड के जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं वहीं पे ही मिलते हैं। तो हाईएस्ट पीक्स ऑफ वर्ल्ड आर मोस्टली फाउंड ऑन वर्ल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। उसके बाद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज या रेंज कौन सा है? तो दोस्तों, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन सीरीज है, वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि एंडीज का कोई एंड नहीं। एंडीज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7200 किलोमीटर है। रॉकी जो कि नॉर्थ अमेरिका है उससे छोटा है, 4800 किलोमीटर है। और उसके बाद जो है वो हिमालय जाता है। उसके बाद है साउथ एल्प्स माउंटेन कहाँ पे दोस्तों? तो साउथ एल्प्स माउंटेन जो है वो न्यूजीलैंड में है। ठीक है, यूरोपियन, हमें पता है कि एल्प्स माउंटेन जो है वो साउथ सेंट्रल यूरोप में है। तो यूरोपियन कंट्री ने जब न्यूजीलैंड को कॉलोनाइज किया था तो अपने ही एल्प्स के नाम पे इसका नाम साउदर्न एल्प्स रख दिया था। इसका जो टॉलेस्ट पीक है वो क्या है? माउंट कुक या औराकी। उसके बाद है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ माउंटेन रेंजेस। तो अभी आपने देखा कि एंडीज जो है 7200 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है, फिर रॉकी 4800 किलोमीटर आता है, फिर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है। ठीक है, ये लगभग 3700 किलोमीटर के आसपास है। और फिर हमारा हिमालय आता है 2400 किलोमीटर। दोस्तों, ये जो हिमालय की लेंथ है इसमें नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट के अराकन, योमा, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए तब ये 3800 किलोमीटर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे याद रखना है, जनरली 2400 किलोमीटर का लेंथ ही दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट है। उसके बाद है दोस्तों, जो एल्प्स माउंटेन है ये कहाँ पे है? तो एल्प्स माउंटेन जो है साउथ सेंट्रल यूरोप में है। और किन देशों में फैला हुआ है? तो फ्रांस के नीचे आप देखते हो फ्रांस आता है, फिर उसके ऊपर जर्मनी आता है, फिर उसके राइट साइड में ऑस्ट्रिया आता है और नीचे स्विट्ज़रलैंड आता है। तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड, इन 4 देशों में एल्प्स माउंटेन फैला हुआ है। यह एक यंग फोल्डेड माउंटेन है और इसका हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? माउंट ब्लैंक। तो एल्प से ए है और ब्लैंक का बी है, तो ए और बी साथ साथ है। उसके बाद है दोस्तों, जो ब्लैक माउंटेन और वाइट माउंटेन कहाँ पे मिलते हैं? तो ये यूएसए में मिलते हैं। आपको पता है कि ब्लैक माउंटेन जो है वो अपलेचियन माउंटेन का पार्ट है यूएसए में, और वाइट माउंटेन जो है कैलिफोर्निया स्टेट में है। ठीक है, आप याद इसको ऐसे रख सकते हो कि ब्लैक एंड वाइट का रेस वाला जो कॉन्सेप्ट है यूएसए में चलता है, तो इसीलिए ब्लैक एंड वाइट माउंटेन यूएसए में है। उसके बाद है दोस्तों, अराकन योमा माउंटेन जो है, जो कहाँ पे है? तो दोस्तों, अराकन योमा माउंटेन जो है वो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार में है ज़्यादातर पोर्शन। और म्यांमार और इंडिया के बीच में क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। तो अराकन, और इसको क्या कहा जाता है? हिमालय का एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में। तो अराकन योमा जो कि एक्सटेंशन ऑफ हिमालय म्यांमार में लोकेटेड है एंड इट डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। उसके बाद अराकन योमा के कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो आप पढ़ते हो: नागा हिल्स, पटकई हिल्स, चिन हिल्स एंड लुसाई हिल्स।
उसके बाद दोस्तों यूरोप में जो राइन रिवर है वह एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो अपने रिफ्ट वैली के दोनों साइड में हमें पता है कि ब्लॉक माउंटेन होते हैं। तो राइन के रिफ्ट वैली में दो ब्लॉक माउंटेन कौन कौन से बनते हैं? एक तो बनता है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो कि जर्मनी में है, ठीक है, और एक है वोस्गेज माउंटेन जो कि फ्रांस में है। यहाँ से अगर आप इमेज देख सकते हैं तो देख सकते हैं कि वोल्गेज है और इसके राइट में, और इसके बाद रिफ्ट वैली है राइन वैली का, राइन फ्लोविंग इन रिफ्ट वैली है, और उसके बाद क्या है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सा क्लियर है। राइन नदी बह रही है, इसके राइट हैंड साइड राइन नदी कहाँ से? अल्प्स माउंटेन स्विट्ज़रलैंड से निकलती है और फिर नॉर्थ वेस्ट में फ़्लो करते हुए कहाँ पे चली जाती है? नॉर्दर्न चैनल में गिर जाती है। तो इसके राइट में ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का ब्लॉक माउंटेन है और लेफ्ट में क्या है? फ्रांस का वोस्गेज माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद हमारा माउंटेन दिया है और कंट्रीज़ को मैच करवाया है। तो जैसे पायरेन्स जो हैं ये कहाँ पे हैं? पायरेन्स जो है ये फ्रांस एंड स्पेन के बॉर्डर पर है। तो डिस्प्यूट का कारण भी लगता है, तो इसको आप याद रख सकते हो कि इट काज अ फायर, यानी लड़ाई बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। तो पायरेन्स मतलब कहाँ पे है? फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है। अपेनिन्स कहाँ पे है दोस्तों? अपेनिन्स जो है वो इटली में है। कारपेथियन, अच्छा यहाँ पे छूट गया है, इसको मैं आगे देख लेंगे। ब्लैक माउंटेन कहाँ पे दोस्तों? ब्लैक माउंटेन अभी हमने देखा यूएसए के अपलेचियन में है। एंड ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। उसके बाद है वन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इन चारों में से एक जो है अलग, तीन से अलग है। तो चार माउंटेन दिए हैं, एल्प्स माउंटेन, एंडीज माउंटेन, अपलेचियन माउंटेन एंड हिमालय माउंटेन। दोस्तों एल्प्स, एंडीज एंड हिमालय जो हैं ये टर्सरी पीरियड में बने हुए फोल्ड माउंटेन हैं। टर्सरी पीरियड मतलब 65 से 70-80 इतने ही मिलियन ईयर एगो बने हुए हैं और ये यंग फोल्डेड माउंटेन है। जबकि अपलेचियन जो है दोस्तों यह एक ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन है। रेसिडुअल मतलब क्या है? जो अब बढ़ना बंद हो चुका है, मतलब उसकी हाइट अब नहीं बढ़ रही है, अब बिल्कुल घिस पिट के कम हो रहा है, ठीक है। और यह जो है वो कैलिडोनिया पीरियड यानी कैलिडोनिया इरा यानी 400 मिलियन ईयर एगो बना था। तो हम देख सकते हैं एल्प्स, एंडीज एंड हिमालय यंग माउंटेन है और यह एक रेसिडुअल माउंटेन है, यही इसमें डिफरेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपलेचियन। उसके बाद है एंडीज, क्या है? एंडीज इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन व्हाइल यूराल, अरावली एंड अपलेचियन आर ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। दोस्तों अरावली हमें पता है इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन है, यह एक ओल्ड फोल्डेड रेसिडुअल माउंटेन है। अपलेचियन भी हमने भी देखा और यूराल भी। लेकिन दोस्तों जो एंडीज है, एंडीज अभी ऊपर अपने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में कि एंडीज जो है वह एक यंग फोल्डेड माउंटेन है। दोस्तों यंग फोल्डेड माउंटेन मतलब कि जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आके कन्वर्ज करती हैं तो उनके बीच जो मटेरियल है धीरे धीरे उठता रहता है और यंग फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है, जैसे हिमालय। उसके बाद यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं चार माउंटेन के, कुनलुन माउंटेन, अपलेचियंस माउंटेन, एल्प्स माउंटेन एंड एंडीज माउंटेन। तो पूछ रहा है इसमें में से कौन सा जो है वो टर्सरी पीरियड में नहीं बना है? तो ये हमने ऊपर ही देखा, अपलेचियंस जो है वो, अपलेचियंस कब बना था? अपलेचियन बना था कैलिडोनिया एरा में 400 मिलियन ईयर अगो, एक रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है। तो अपलेचियंस जो है ये क्या है? इट इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ टर्सरी ओरिजिनी, यानी टर्सरी पीरियड में नहीं बना है। बाकी ठीक है, बाकी जो कुनलुन है ये यंग माउंटेन है, चाइना हिमालय के बॉर्डर में है। एल्प्स भी यंग फोल्डेड माउंटेन है यूरोप का, और एंडीज भी हमारा यंग है। बाकी ये एक ओल्ड है अपलेचियन। उसके बाद है पेनिन्स जो है यूरोप का, इंग्लैंड में है, और जो अपलेचियंस यूएसए में है, और अरावली जो इंडिया में है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड माउंटेन या ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन, मतलब बहुत पुराने माउंटेन हैं। तो पेनिन्स यूरोप, अपलेचियंस यूएसए एंड अरावली इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड माउंटेन्स आर रेसिडुअल माउंटेन। ओल्ड माउंटेन मतलब क्या होता है? दे हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग हायर ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, क्योंकि ये जो है जिस प्लेट के
टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी जिस प्लेट के कन्वर्जेंस पे बने थे वह प्लेट अब ऊपर उठना यानी उसमें घिसना पिटना और उस प्लेट के बीच में जो मूवमेंट है वो अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब वो माउंटेन और ऊपर नहीं आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन कहाँ पे है दोस्तों। तो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप देखते हो तो जब साउथ में बिल्कुल साउथ अमेरिका और लिसोथो के बीच में स्थित है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। मतलब ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन इन दोनों देशों में मिलता है, मोस्टली साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद अटलस माउंटेन कहाँ है दोस्तों। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है यानी मैट कंट्री में है। मैट मतलब क्या होता है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीसिया। उसके बाद माउंटेन और उनके साथ वो कहाँ पाए जाते हैं वो कंट्री दिया है, जैसे एलिघनी जो माउंटेन है ये अपलेचियन का पार्ट है और ये यूएसए में है। तो आल और एब को रिलेट कर सकते हैं। एलिघनी माउंटेन यूएसए का कहाँ पे है, यूएसए में है। तो एलिघनी माउंटेन्स हमारा कहाँ पे है, यूएसए के अपलेचियन में है, यूएसए में है। उसके बाद कैंटाब्रियन माउंटेन कहाँ पे दोस्तों कैंटाब्रियन माउंटेन जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला स्पेन में है। तो लास्ट में आप अगर लेटर्स को मैच कर पाओगे तो रिलेट कर पाओगे कि कैंटाब्रियन कहाँ पे, आइबेरियन यानी स्पेन में है। एलबर्ज कहाँ पे दोस्तों, एलबर्ज जो है वो बुर्ज खलीफा के साइड यानी ईरान में है। एंड मैकेंजी जो है ये कनाडा में है। एल्बर्ज तो कई बार आया, ईरान में है। उसके बाद माउंटेन पीक को दिया और कॉन्टिनेंट दिया, किस कॉन्टिनेंट में है ये। तो जैसे कोसिसजको कहाँ पे है दोस्तों। कोसिसजको जो है मे बी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आड हो रहा होगा। कोसिसजको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। और ये माना जाता है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, ये उसका हाईएस्ट पीक है। तो इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कोसिसजको। उसके बाद मैकिनली दोस्तों जो है ये मैकिनली माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है और ये यूएसए के अलास्का में है। एलब्रूस कहाँ पे है दोस्तों। एलब्रूस जो है वो कहाँ पे है, ये जो है जो काउकासस जो माउंटेन है उसका पार्ट है। यानी काउकासस माउंटेन रेंज का जो है एक पीक है एल्ब्रस है कहाँ पे ये दोस्तों। तो ये यूरोप एंड रसिया में है, रसिया का जो यूरोप वाला पार्ट है उसमें है। तो एल्ब्रस कहाँ पे है, यूरोप एंड रसिया में। आप इसको रिलेट कर सकते हो, एल्ब्रस लास्ट में रस है तो रसिया से रिलेट कर सकते हो, रसिया एंड। और यह है क्या है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है। एल्ब्रस को कभी कभी एल्बरुज भी कहा जाता है, एल्ब्रस को कभी कभी एल्बरुज कहा भी जाता है, लेकिन हमें इसको एल्बर्ज से नहीं कंफ्यूज होना, क्योंकि हमने देखा था एल्बर्ज जो है बुर्ज यानी एल्बुर्ज जो है वो बुर्ज खलीफा यानी ईरान की साइड में है, लेकिन ये एल्ब्रस है, ठीक है। और ये एक्चुअली यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है एल्ब्रस। उसके बाद माउंट किलिमंजारो हमने वॉल्केनो में देखा था, तंजानिया में है। माउंट कुक हमने अभी पढ़ा कि साउदर्न एल्प्स का यह हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड में। उसके बाद चिम्बोरागो कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। डार्लिंग रेंज कहाँ पे दोस्तों, डार्लिंग रेंज जो है वो साउथ वेस्ट कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट कोस्ट पे, और ये UPPCS 2022 में आया था। डार्लिंग रेंज कहाँ पे है, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एटलस माउंटेन दोस्तों कहाँ पे है, एटलस माउंटेन मोरक्को में है। मैट हमने अभी पढ़ा, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीसिया, ठीक है। उसके बाद एल्प्स माउंटेन क्या है दोस्तों, एल्प्स माउंटेन एक क्या है, फोल्डेड माउंटेन है। वोल्सगेज अभी हमने देखा जो कि फ्रांस में एक ब्लॉक माउंटेन है। और विंध्या क्या है दोस्तों, विंध्या जो है एक रेसिडुअल माउंटेन है, हमने अभी दिखा था, बिल्कुल घिस पिट गया है। एंड फुजियामा जो है हमने वॉल्केनो वाले चैप्टर में पढ़ा था, यह एक वॉल्केनिक माउंटेन है। उसके बाद माउंट टिटलिस कहाँ पे दोस्तों माउंट टिटलिस जो है ये एक्चुअली में कहाँ पे है, माउंट टिटलिस जो है ये स्विट्ज़रलैंड में है। तो स्विट्ज़रलैंड तितली जैसा सुंदर है, इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद
माउंटेन इन इटली। दोस्तों इटली में कौन सा माउंटेन है, तो अपेनाइन जो है, अभी हमने देखा था अपेनाइन जो माउंटेन है वो इटली में है। जूरा माउंटेन जो है वो फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे है, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड मिलाई करता है जूरा माउंटेन। डिनारिक एल्प्स कहाँ पे दोस्तों, डिनारिक एल्प्स जो है ये अल्बानिया, बोस्निया एंड क्रोएशिया में है। ठीक है, जो बाल्टिक कंट्री, यार सॉरी, जो ये इधर ये वाले देश हैं साउथ ईस्ट यूरोप में, वहाँ पे है। उसके बाद गोलन हाइट्स काफ़ी न्यूज में रहता है। ये क्या है दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट में है, साउथ वेस्ट सीरिया का पार्ट था, लेकिन इसको इजराइल ने 1967 में ऑक्युपाइड कर रखा है। तो गोलन हाइट्स कहाँ पे है, मिडिल ईस्ट में है। उसके बाद ये चार स्ट्रक्चर दिए, ये चार जो है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर दिए हैं, और पूछ रहा है इसमें से बेसिक लैंडफॉर्म कौन है। मतलब बेसिक लैंडफॉर्म्स वे होते हैं जो कहीं पे इरप्शन के थ्रू या मतलब बनते हैं, ना कि इरोजन के द्वारा बनते हैं। मतलब इरोजन मतलब किसी चीज़ को इरोड घिस घिस के बनता है कोई। तो दोस्तों जो वॉल्केनिक कोन है, रेसिडुअल माउंटेन है, मोनाडनॉक है एंड इरोजनल वाटरफॉल है। इसमें में से जो वॉल्केनिक कोन है वो क्या होता है, एक बेसिक लैंडफॉर्म होता है। बेसिक लैंडफॉर्म मतलब क्या कि वॉल्केनो के इरप्शन से बेसिक तरीके से बनता है, एक प्रॉपर माउंटेन फॉर्मेशन के प्रोसेस थे। अदर जो हैं ये क्या हैं, ये इरोजन के द्वारा बने, मतलब घिस घिस कर बने। आपको पता है रेसिडुअल माउंटेन भी घिस घिस के बनता है, इरोजनल वाटरफॉल या मोनाडोनॉक हो गए, ये सब क्या होते हैं, घिस घिस के इरोड होके बनते हैं। जबकि वॉल्केनिक कोन जो है आप पढ़ते होंगे, जब हम वॉल्केनो वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनता है, एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स, उसमें आता है ये वॉल्केनिक कोन। तो ये इरोजन के थ्रू नहीं बनता बल्कि ट्रू प्रोसेस के थ्रू बनता है। यहाँ पे हमारा माउंटेन वाला चैप्टर जो हो गया वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग प्लेटू का देखते हैं। प्लेटूज दोस्तों क्या होते हैं, प्लेटू जो है एक हाई टेबल लैंड होते हैं जिनका जो बेस होता है वो समतल होता है और वो किसी साइड से माउंटेन से जुड़े होते हैं, किसी एक साइड से या दो या तीन साइड से। तो तिब्बतन प्लेटू जो है उसका एवरेज एलिवेशन या एवरेज हाइट सी लेवल के अबव कितना है, तो एवरेज एलिवेशन ऑफ तिब्बतन प्लेटू जो है वो नियरली 5 किलोमीटर के आसपास है। एक्चुअली में 4500 मीटर या 5 किलोमीटर के बीच में तिब्बतन प्लेटू का समुद्र से ऊंचाई है। दोस्तों जो पेंटागोनिया प्लेटू है साउथ अमेरिका में, पेंटागोनिया प्लेटू को क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है इन साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में किसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, पेंटागोनिया प्लेटू को। दोस्तों जो प्लेटू होते हैं उसमें वो मिनरल्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, तो कहीं भी जो प्लेटू होता है उसमें मिनरल्स अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो स्पेन का कैपिटल है, आपको पता होगा कि कैपिटल ऑफ स्पेन इज मैड्रिड। तो ये जो मैड्रिड शहर है वह एक प्लेटू पे बसा हुआ है, और उस प्लेटू का नाम क्या है, तो दोस्तों जो हमारा आइबेरियन पेनिनसुला है, जो आप यूरोप का जब साउथ वेस्ट पोर्शन देखोगे तो वहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला दिखाई देता है, जो कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच में बटा हुआ है। तो आइबेरियन पेनिनसुला के स्पेन वाले पोर्शन पे जो है एक प्लेटू है जिसका नाम है मेसेटा प्लेटू, और मैड्रिड जो है मेसेटा प्लेटू पे ही बसा है। तो मैड्रिड द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन इज लोकेटेड ऑन अ प्लेटू दैट इज नोन एज मेसेटा प्लेटू इन आइबेरियन पेनिनसुला। तो यहाँ से हमें ये भी याद रखना है कि मेसेटा प्लेटू कहाँ पे है, तो दोस्तों मेसेटा प्लेटू जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला स्पेन में है। उसके बाद अभी हमने इसको देखा था कि ओरिनोको बेसिन कहाँ पे, दोस्तों ओरिनोको बेसिन जो है वो कहाँ पे है, वो वेनेजुएला में है। ठीक है, हम इसको एक बार और देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिनोको बेसिन, ओरिनोको बेसिन जो है वो क्या है, वेनेजुएला का पार्ट है, यानी साउथ अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, चलो जाने दो। बस यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो ओरिनोको बेसिन है वो कहाँ पे, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। उसके बाद दोस्तों जो पामीर प्लेटू है, पामीर प्लेटू को क्या बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं।
पामीर प्लेटू को क्या बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो विच इज नोन इज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर प्लेटू। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है। तो दोस्तों यूएसए में 4 प्लेटू हैं, कोकोनिनो प्लेटू या फिर एक्वारियस प्लेटू या कोलोराडो प्लेटू या कोलंबिया प्लेटू या कोलंबिया स्नेक प्लेटू। तो इन चारों में जो कोलोराडो प्लेटू है इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ यूएसए। तो लार्जेस्ट प्लेटू इज कोलोराडो प्लेटू। इन चारों ऑप्शन में यूबीपीसीएस का क्वेश्चन है। उसके बाद टेलीग्राफिक प्लेटू कहाँ है दोस्तों, टेलीग्राफिक प्लेटू जो है वो नॉर्थ अटलांटिक सी में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में किसके, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में टेलीग्राफिक प्लेटू है। हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं, टेली मतलब होता है दूर, तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड जो है सबसे ज़्यादा दूर लैंड है। तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में हमारा क्या है, टेलीग्राफिक प्लेटू है नॉर्थ अटलांटिक सीरीज में। यहाँ से हमारा प्लेटू का भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब है हमारा वैली से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों वैली होता क्या है दोस्तों, जब एक प्लेट जो होता है, जब 2 प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके बीच जो गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एक जो रिफ्ट, इसी को वैली या रिफ्ट वैली बोलते हैं। रिफ्ट मतलब होता है टूटा फूटा। तो रिफ्ट वैली होता क्या है, रिफ्ट वैली एक डाइवर्जेंट प्लेट की बाउंड्री होती है। डाइवर्जेंट प्लेट मतलब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उनके बीच जो स्थान बनता जा रहा है उसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो वैली से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत कई बार आता है। एक होता है जो डेथ वैली, दोस्तों यूएसए का जो कैलिफोर्निया स्टेट है वहाँ पे एक डेथ वैली है। तो डेथ वैली क्या है, डेथ वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। डेथ वैली से रिलेटेड आप देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली बात तो डेथ वैली एक रिफ्ट वैली है, यानी डेथ वैली एक डाइवर्जेंट प्लेट पे बना हुआ है। ठीक है, तो डी से डेथ, डी से डाइवर्जेंट। उसके बाद क्या है, डेथ वैली जो है इसको डेविल्स गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। तो किस चीज़ को डेविल्स गोल्फ कोर्स कहा जाता है, यानी जो राक्षस हैं वो गोल्फ कोर्स खेलते हैं इस वैली में, क्योंकि डेथ बहुत ज़्यादा होता है। तो डेविल्स गोल्फ कोर्स जो है वो डेथ वैली को कहा जाता है। डेथ वैली नेशनल पार्क जो है वो ये इसी के चारों ओर मिलकर डेथ वैली नेशनल पार्क है यूएसए का। और यह जो है डेथ वैली जो है ये क्या है, मोजावेक डेजर्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है, यूएसए में जो मोजावेक डेजर्ट है उसका पार्ट है। और डेथ वैली जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव हीट। जो डेथ वैली है वो अपने एक्सेसिव हीट या हॉटनेस के कारण जानी जाती है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूखाग्रस्त और हॉट और एरिड क्षेत्र है। तो हॉटेस्ट एंड मोस्ट एरिड वैली ऑफ यूएसए क्या है, डेथ वैली है। एक्सेसिव हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद पंजसीर वैली कहाँ पे दोस्तों, तो पंजसीर बना है 5 शेर से। तो पंजसीर वैली जो है ये अफ़गानिस्तान में है। सिलिकॉन वैली दोस्तों यूएसए के कैलिफोर्निया में है। ये डेजर्ट से इसका कोई संबंध नहीं, ना ही वैली से। ये क्या है, सिलिकॉन वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आप पढ़ते होंगे इंडिया के जो जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं सब यूएसए के कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली ही जाते हैं। तो सिलिकॉन वैली यूएसए में है। टेलर वैली कहाँ पे दोस्तों, टेलर वैली जो है वो अंटार्कटिका में है। टेलर वैली कहाँ पे, अंटार्कटिका साउथ में। उसके बाद द ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ पे है, GAB। तो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में है। और जो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन है ये पूरे वर्ल्ड में अंडरग्राउंड वाटर का लार्जेस्ट रिजर्व है। इट इज़ द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व, यानी सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का रिसोर्स इसी के अंदर है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन आर्टेजियन ए से यानी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद अगर हम बीच से आर्टेजियन हटा दें तो क्या बचता है, ग्रेट बेसिन, जो कि यूएसए में है। तो ग्रेट बेसिन कहाँ पे, यूएसए में है। आप इसको याद रख सकते हो, ग्रेट का जी ले लो, बेसिन का भी ले लो, तो जीबी डेटा। और इस मामले में इस डेटा के मैनेजमेंट मामले में यूएसए सबसे आगे, यूएसए का सिलिकॉन वैली। तो ग्रेट बेसिन यूएसए में है और ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद
वैली ऑफ किंग कहाँ मिलता है दोस्तों? वैली ऑफ किंग इजिप्ट में है। एक्चुअली वैली ऑफ किंग में 1000 राजाओं के ममीज मिले थे। ममीज आप जानते होंगे, जहाँ पे लोगों को गाड़ के उसके ऊपर मम्मी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया था। तो वैली ऑफ किंग इजिप्ट में है। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल, एक इमेज बनाया है, आप देख सकते हो इसको। ग्रेट बेसिन बीच में है, उसके ऊपर है कोलंबिया प्लेटू, नॉर्थ में कोलंबिया प्लेटू है, ईस्ट में सोनाराम डेजर्ट है, साउथ में मोजावेक डेजर्ट है और ईस्ट में सियरा नेवादा माउंटेन है। तो यहाँ से हम कई सारी चीज़ों को जैसे कि समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्लाइंड वैली कहाँ बनती है? ब्लाइंड वैली जो है यह एक कार्स्ट रीजन में बनती है। दोस्तों कार्स्ट रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। जब ग्राउंड वाटर में जो है लाइम स्टोन की मात्रा, जब ज़मीन के अंदर लाइम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जब उसके अंदर ग्राउंड वाटर जाता है तो क्या होता है कि कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। जो पानी होता है लाइम के साथ रिएक्ट करता है और कई सारे इंटरनल स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड वैली इसी से मिलकर बना, चूँकि ज़मीन के अंदर अंधेरा होता है, ग्राउंड के अंदर बनता है, वहाँ पे अंधेरा होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ब्लाइंड वैली। तो ब्लाइंड वैली बनता कहाँ है? कास्ट रीजन में बनता है, जो कि लाइम स्टोन्स वाले रीजन होते हैं। आप इसको पढ़ोगे जब नदियों द्वारा, आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें नदियों द्वारा बने गए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, साथ में ग्राउंड वाटर के द्वारा बने गए इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी इरोजन एंड डिपोजिशन वाले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उसमें ये आता है। उसके बाद एक मैसिंग का है कि लॉयर वैली कहाँ पे? दोस्तों लॉयर वैली जो है लॉयर रिवर में है, जो कि फ्रांस में है। पो वैली पो रिवर में है, जो कि इटली में है। चुम्बी वैली जो है वो भूटान और तिब्बत के बॉर्डर पे है। एंड स्वात वैली पाकिस्तान में है। और इब्रो वैली कहाँ पे है दोस्तों? स्पेन में है। तो इब्रो स्पेन में, स्वात पाकिस्तान में, पो इटली में एंड लॉयर बेसिन फ्रांस में। लॉयर बेसिन जो है वो इस लैंड को लेके वर्ल्ड वार के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? वैली वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब हमारा एक अच्छा चैप्टर आया जो एरिड रीजन या वर्ल्ड में पूरे डेजर्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों वे रीजन जहाँ पे एनुअली 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वो डेजर्ट एरिया में माने जाते हैं। तो असर्शन एंड रीजनिंग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेजर्ट्स कैन बी इफेक्टिव सोर्सेज ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेरिनियल एनर्जी। पूरे वर्ष भर लगातार ऊर्जा के उत्पादन के लिए डेजर्ट जो है बहुत अच्छे सोर्स हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न क्या दे रहा है कि एज मच एनर्जी कंज्यूम्ड बाय मैनकाइंड इन 1 ईयर, डेजर्ट कैन रिसीव एनर्जी मोर देन दैट इन ओनली 6 ईयर। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो डेजर्ट है वो एनर्जी के, वार्षिक एनर्जी की, मतलब पूरे साल भर एनर्जी सप्लाई के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। और उसका कारण कह रहा है कि डेजर्ट के अंतर्गत 6 घंटे में जितनी ऊर्जा नहीं, पूरा जो मैनकाइंड है, यानी पूरी जो मानवता है, पूरे जितने भी मनुष्य हैं, जितनी एनर्जी वो एक साल में कंज्यूम करते हैं ना, उससे ज़्यादा एनर्जी डेजर्ट जो है 6 घंटे में पैदा कर देते हैं। तो यही इसका रीज़न है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप ही दोस्तों ये जो है किसी स्टडी के थ्रू आया होगा, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों पता ही हमें कि पूरे संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? सहारा डेजर्ट है। और यह कितने राज्यों में, स्टेट में फैला हुआ है, कितने कंट्री में फैला हुआ है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सहारा डेजर्ट अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल लेफ्ट से, अल्जीरिया में है, चाड में है, इजिप्ट में है, लीबिया में है, मॉरिटेनिया में है, मोरक्को में है, नाइजर में है, वेस्टर्न सहारा में है, सूडान में है, ट्यूनीसिया में है। आपको इन सारे प्लेसेस को वर्ल्ड मैप में लोकेट करना चाहिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मैप पे। उसके बाद मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन वर्ल्ड। दोस्तों पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला बसा वाला मरुस्थल कौन है? थार डेजर्ट है इंडिया का। तकला मकान डेजर्ट कहाँ पे है? चाइना में है। डेजर्ट को कंट्री से मैच कराया है सोनोराम डेजर्ट। अभी हमने देखा था सोनोराम कहीं लिखा रहता, कहीं कहीं सोनोरन डेजर्ट लिखा रहता, तो यूएसए में है। काराकुम डेजर्ट कहाँ पे है? ये क्वेश्चन 2022 या 23 के यूपीपीसीएस में आया था और कई लोगों ने गलत किया था। कई लोग तो काराकुम को काराकोरम समझ के इंडिया टिक मार देते हैं, जबकि ये काराकुम है ना कि काराकोरम है। तो काराकुम डेजर्ट है दोस्तों, ये तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पे है?
तुर्कमेनिस्तान में। तो काराकुम तुर्क में है। हम इसको ऐसे रखते हैं कि काराकुम, कुम में जो है यू आता है और तुर्क में भी यू आता है स्टार्टिंग में ही। तो काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे दोस्तों? गिब्सन डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न में आता है। अभी इसको हम मैप के थ्रू भी देखेंगे, मैंने एक इमेज बनाया है। तो गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद दस्त तेलुत या दस्ते कबीर कहाँ पे है डेजर्ट? तो दस्त तेलुत या दस्ते कबीर नाम से क्लियर हो रहा है कि मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में होगा, तो ये ईरान में है। दोस्तों गोबी एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि नॉर्थ चाइना और साउथ मंगोलिया में पड़ता है। तो गोबी डेजर्ट खाली चाइना में नहीं है, मंगोलिया में है। इसको याद रखना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। और ये जो गोबी डेजर्ट है ये अल्ताई माउंटेन से ढका हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले तीनों डेजर्ट के नाम और उनको कहाँ पे पोजीशन वाइज दर्शाया गया है। आप ऑस्ट्रेलिया के मैप में देख रहे हो, गिब्सन डेजर्ट जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, अभी हमने देखा था। और इसके ईस्ट में अगर हम जाएँ तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, और अगर इसके साउथ में आए तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। तो दोस्तों जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है यह ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। अब आपको चित्र में सबसे छोटा दिख रहा है, लेकिन वो तो बस बनाया गया है। लेकिन जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो जिन डेजर्ट के आगे ग्रेट लगा है ज़्यादातर वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसा नहीं, यूएसए में भी एक डेजर्ट है ग्रेट नाम से, ठीक है। पर हमें क्या याद रखना है? गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड ग्रेट सैंडी। उसके बाद लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया। दोस्तों साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान ऐसे देश आते हैं। तो साउथ एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट तो ऑब्वियस है कि थार डेजर्ट है। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये है कहाँ पे दोस्तों? तो ये वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट पाकिस्तान में है। और आपको जान के हैरानी होगी कि थार डेजर्ट का ज़्यादातर पोर्शन कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो थार डेजर्ट जो है साउथ एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। उसके बाद आ गया अटकामा डेजर्ट। कहाँ पे है दोस्तों? अटकामा डेजर्ट जो है वो चिली के नॉर्थ में, तो नॉर्दर्न चिली में है अटकामा डेजर्ट। कोलोराडो डेजर्ट अभी हमने देखा कैलिफोर्निया यूएसए में है। कालाहारी डेजर्ट दोस्तों कहाँ पे है? कालाहारी डेजर्ट जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ के 4 कंट्रीज़ में आता है। तो साउदर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 4 देशों में आता है। और ये क्या है? और इसका निमोनिक से चलता है सबना। सबना एस से साउथ अफ्रीका, ए सबना, एन बी ऐसे यहाँ पे गलत है, इसको सबना कर लीजिएगा, एस ए बी सबना। तो एस से साउथ अफ्रीका, ए से सॉरी एस ए से क्या हो जाएगा हमारा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा हमारा? बी से हमारा बोत्सवाना हो जाएगा। एंड एन से क्या हो जाएगा? नामीबिया। सॉरी मैंने 4 कंट्री बोल दिया था। तो ये जो है वो 3 कंट्री में है, सबना, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड नामीबिया। ये तीनों देश आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अटकामा डेजर्ट। अटकामा भी हमने देखा ना, नॉर्दर्न चिली में। दोस्तों अटकामा डेजर्ट की खास बात यह है कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। मतलब इससे ज़्यादा सूखाग्रस्त प्लेस अर्थ पे कहीं है ही नहीं, इतना भयानक ये सूखा है ये। तो अटकामा डेजर्ट में देखें अगर तो कुछ करेक्ट स्टेटमेंट हैं। इट इज़ अ डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही है। चिली में है, तो चिली तो साउथ अमेरिका में ही कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद इट इज़ वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट, यह पूरे विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। तो अटकामा में इतना ड्राई है कि आप अटक जाओगे। तो ड्राइएस्ट डेजर्ट कहाँ पे है? अटकामा में है। इट हैज़ रिच रिजर्व्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट। दोस्तों अटकामा डेजर्ट में सोडियम नाइट्रेट ढेर सारी मात्रा में मिलता है। और यह जो है वो कहाँ पे है? ये नॉर्थ चिली में है, ये हमें याद रखना है। चिली के नॉर्थ में है। अगर साउथ चिली कह देगा तो वहीं पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहाँ पे है? अटकामा डेजर्ट में है। ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहाँ पे है? अटकामा डेजर्ट में है। उसके बाद दोस्तों डेजर्ट 2 टाइप के होते हैं। अगर वो टेम्परेट रीजन में है, यानी अगर 30 से 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ लेटीट्यूड के बीच में, तो उनको टेम्परेट डेजर्ट कहते हैं। और अगर वो ट्रॉपिक्स में है तो उनको ट्रॉपिकल डेजर्ट कहते हैं। ट्रॉपिक मतलब 15 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में। तो टेम्परेट डेजर्ट 30 से 60 नॉर्थ टू साउथ के बीच में मिलते हैं। और कुछ टेम्परेट डेजर्ट के एग्जांपल हैं पैंटागोनिया डेजर्ट जो कि अर्जेंटीना और चिली में है। बिल्कुल अर्जेंटीना ही मेनली है, 95% पैंटागोनिया का अर्जेंटीना में आता है, 5% चिली में आता है। गोबी डेजर्ट अभी हमने देखा चाइना और मंगोलिया में, ज़्यादातर पोर्शन चाइना में है। लद्दाख डेजर्ट इंडिया में है, कोल्ड डेजर्ट है, आपको पता ही हिमालय वाले कोल्ड क्षेत्र में है,
ठीक है। तो टेम्परेट डेजर्ट को हम लोग कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, और ये टेम्परेट डेजर्ट की एग्जांपल है विथ कंट्री। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया, जैसे जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है कहाँ पे होते हैं, तो 15 से 30 नॉर्थ या साउथ लेटीट्यूड के बीच में कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में मिलते हैं। दोस्तों कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में मिलने का कारण भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर फाउंड इन द ट्रेड विंड बैंड्स ऑफ वेस्टर्न एंड्स ऑफ कॉन्टिनेंट। दोस्तों 15 से 30 के बीच में जो कॉन्टिनेंट हैं, अलग अलग अफ्रीका, एशिया, अमेरिका कॉन्टिनेंट, इनके वेस्ट कोस्ट पे जो है वो ट्रॉपिकल डेजर्ट पाए जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो ट्रेड विंड है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं, यानी इक्वेटर की तरफ चलती हैं। तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, और जो कॉन्टिनेंट का ईस्ट कोस्ट होता है, याद रखिएगा ईस्ट कोस्ट, वहाँ पे बारिश कराती हैं। और धीरे धीरे जब तक ये वेस्ट कोस्ट पे पहुँचते हैं तब तक इनके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और बारिश नहीं करा पाती। तो इसीलिए वेस्ट कोस्ट पे क्या हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है, और इसी कारण क्या बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट इसीलिए जो है वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में आते हैं, ट्रेड विंड के क्षेत्र में। ठीक है। अब एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो सहारा डेजर्ट देखो वेस्ट कोस्ट में है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा थार डेजर्ट भी साउथ एशिया के वेस्ट कोस्ट पे है। आपने अभी अटकामा डेजर्ट देखा, वो भी वेस्ट कोस्ट में मिलेगा आपको। उसके बाद नामीब डेजर्ट देखोगे, वो भी वेस्ट कोस्ट में है। ठीक है। तो ये सारे डेजर्ट जो हैं क्या हैं, वेस्ट कोस्ट पे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, इन इंडिया ईस्टर्न हिमालयाज रिसीव मोर रेन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो ये सही है कि जो हमारा ईस्ट हिमालय है, देखो हिमालय को हम दो पार्ट में देख सकते हैं, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय। तो जो ईस्टर्न हिमालय है यह जो है मोर रेन रिसीव करता है फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से ज़्यादा बारिश रिसीव करता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालय। दोस्तों कालाहारी डेजर्ट हमने अभी देखा कहाँ पे है, कालाहारी डेजर्ट जो है वो सबना में है, यानी साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड, और एक क्या था हमारा, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड नामीबिया था ना शायद, एक सेकंड, बोत्सवाना नामीबिया, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की इसमें कोशिश की है। ठीक है, डेजर्ट वाले में। उसके बाद है जो हमारा चिहुआ हुआन डेजर्ट कहाँ पे है, तो चिहुआ हुआन डेजर्ट जो है मैक्सिको एंड यूएसए में है, दोनों के बीच में है। उसके बाद है रीजन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड ईस्ट यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। दोस्तों अफ्रीका में और जो यूरोप और एशिया में जो डेजर्ट बेल्ट बना उसका फॉर्मेशन का कारण क्या है, तो उसका कारण क्या है, इट इज़ लोकेटेड ऑन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। पहला कारण तो यह है कि यह जो क्षेत्र है वह सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में है। दोस्तों जब हम अर्थ को वायदाब की पेटियों में डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, उसके बाद 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है। तो इक्वेटर पे तो जो है वो हवाएं ऊपर उठती हैं, मॉइस्चर के साथ बारिश कराते हैं, लेकिन जब 30 डिग्री पे जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है, आपको पता होगा कि हाई प्रेशर बेल्ट जो क्षेत्र होता है वहाँ पे बारिश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवाएं जो है वो नीचे आती ना कि ऊपर जाती हैं। तो जब हवाएं ऊपर जाती हैं और मॉइस्चर को साथ में ले जाती हैं तो ऊपर जाते धीरे धीरे ठंडा होते होते बूंद बनता है और फिर बारिश होता है। लेकिन सब ट्रॉपिकल हाई, और आपको पता होगा तूफान, बारिश, ये सब चीज़ें लो प्रेशर से ही एसोसिएटेड होती हैं। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री है वहाँ पे ही अफ्रीका और यूरेशियन के डेजर्ट मिलते हैं, अभी आपने देखा ही। तो वहाँ पे कोई रेन नहीं होता, तो पहला कारण बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कर रहा है, इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट। हाँ, ये जो पोर्शन है ना, ये अफ्रीका और यूरेशियन डेजर्ट का, जितने भी आप डेजर्ट देखते हो ये सब कोल्ड ओशन करंट के पास में है। दोस्तों जो कोल्ड ओशन करंट है ना वो डेसिकेटिंग इफेक्ट डालता है, मतलब क्या, मॉइस्चर को ऊपर जाने ही नहीं देता बल्कि नीचे ला आता है। तो इसके कारण हवाएं ऊपर उठ के जाती नहीं, तो बूंद नहीं बनता, बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है। आप जैसे हम सहारा का एग्जाम्पल लें तो सहारा डेजर्ट जो है वो कैनरी कोल्ड करंट के बगल में है। ठीक है। कोल्ड करंट जो है वो डेसिकेटिंग इफेक्ट डालते हैं, जिससे रेन बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। अगर इसी की तरफ पे वार्म ओशन करंट होता ना तो वो वाष्प मॉइस्चर को ऊपर उठाता और धीरे धीरे जाके बारिश होता है, तो वो बारिश वाले क्षेत्र में होते हैं।
तो ये 2 रीजन है डेजर्ट के बनने के। उसके बाद एक असर्शन का क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 15 से 30 नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड। ये अभी हमने देखा था कि ज़्यादातर जो डेजर्ट हैं वो क्या हैं, 15 से 30 नॉर्थ या साउथ लेटीट्यूड के बीच में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे लोकेटेड हैं। यही मैंने एक्सप्लेन भी किया। रीजन क्या दे रहा है कि ट्रेड विंड्स लूज देयर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एज दे मूव वेस्टवर्ड। चूँकि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो ईस्ट से वेस्टवर्ड साइड में मूव करते हैं तो उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। यही मैंने आपको रीजन भी एक्सप्लेन किया है। तो दोनों सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप देख रहे हो ये कॉन्सेप्ट कि ये क्वेश्चन कितनी बार आए इस टाइप से। उसके बाद डेजर्ट्स को मैच कराया कंट्री से। तो अल नफूद डेजर्ट कहाँ पे, नाम से ही लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में है। तो अल नफूद डेजर्ट जो है सऊदी अरेबिया में है। रूब अल खली कहाँ पे, रूब अल खली डेजर्ट जो है ये भी सऊदी अरेबिया में है। उसके बाद किजिलकुम कहाँ पे है, तो किजिलकुम जो है वो कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, जो सेंट्रल एशिया के 3 कंट्री हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, वहाँ पे है किजुलकुम डेजर्ट। ग्रेट साल्ट डेजर्ट हमने देखा यूएसए में है। नाबीब डेजर्ट नामीबिया में है, नाम से ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्या हो गए, डेजर्ट वाले चैप्टर सारे हो गए। अब आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ग्रासलैंड को देखेंगे। ग्रासलैंड को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये छोटा सा है तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहीं तक हम नोट्स भी बनाए, इसके आगे तो है हमें फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं दूसरी जगह पड़ा हुआ है। तो ग्रासलैंड को हम देख लेते हैं। दोस्तों ग्रासलैंड मतलब क्या होता है, ऐसा क्षेत्र, अभी आपने देखा डेजर्ट वहाँ पे होगा जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा। तो ऐसा से जहाँ 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है लेकिन 100 सेंटीमीटर से कम, ऐसे क्षेत्रों में ग्रासलैंड बनते हैं। तो अगर वो ग्रासलैंड जो है वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में यानी 15 से 30 के नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड में है तो उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहेंगे। और अगर वो जो ग्रासलैंड है वो टेम्परेट लेटीट्यूड में है यानी 30 से 60 वाले में तो उनको टेम्परेट ग्रासलैंड कहेंगे, ठीक है। तो इसी आधार पर ग्रासलैंड 2 प्रकार के होते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं वो 15 से 25 नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड में मिलते हैं, यानी बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है। या फिर बिटवीन जो हमारे इक्वाटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और जो डेजर्ट एरिया होते हैं उनके बीच में मिलते हैं। ऑब्वियस है कि ग्रास को उतना पानी मिलता है कि वो उतना ही पानी मिलता है कि वो ट्री नहीं बनते, और इनको इतना भी कम पानी नहीं मिलता है कि डेजर्ट ना बनते। तो इसलिए इन दोनों के बीच में बनता है। तो कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसमें सिंपली आएगा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम दे देगा, पूछेगा कहाँ पे है ये। तो हमारा जैसे सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये ईस्ट अफ्रीका में है। दोस्तों ईस्ट अफ्रीका में जितने कंट्री हैं, केन्या, तंजानिया, सूडान, उन सब में है सवाना ग्रासलैंड, और यह एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। उसके बाद लानोस कहाँ पे है दोस्तों, लानोस जो है वो वेनेजुएला में है, ला से रिलेट कर सकते हैं। तो वेनेजुएला, लानोस साउथ अमेरिका में। कैंपोस दोस्तों कहाँ पे है, कैंपोस जो है वो ब्राज़ील में, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। आप ब्राज़ील के मैप में साउथ ईस्ट देख रहे हो, यहाँ पे हमारा कैंपोस। उसके बाद सेल्वास ग्रासलैंड भी है, सेल्वास फॉरेस्ट भी है। तो सेल्वास जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पे है दोस्तों, साउथ ईस्ट ब्राज़ील है। जैसे हमने जो कैंपस है उसी के आसपास पाया जाता है सेल्वास भी। तो सेल्वास कहाँ पे, अमेजन बेसिन में, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में है। साउथ ईस्ट ब्राज़ील में दोनों है, ठीक है। ऐसा हालांकि सेल्वास जो है फॉरेस्ट भी होता है। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड दोस्तों टेम्परेट ग्रासलैंड जो है 30 से 45 नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड में पाए जाते हैं, यानी ये इसको मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड भी कहते हैं। दोस्तों टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और खूब न्यूट्रिशियस होता है। इसीलिए आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इस टाइप के ग्रासलैंड जैसे डाउन्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, क्योंकि पशुओं को खाने के लिए चारा और न्यूट्रिशियस ग्रास होता है। जबकि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं दोस्तों, ये ग्रीन कलर के नहीं, हल्का येलो टाइप के होते हैं और उतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं। तो जो जीव जंतु हैं उनको खा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे प्रेरी भी हम देखते हैं, तो प्रेरी भी में यूएसए में जो प्रेरी है वो भी टेम्परेट ग्रासलैंड। तो वहाँ पे भी आप देखते हो खूब सारा एनिमल हस्बेंड्री डेवलप हुई है, ठीक है। तो कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल